Hello everyone, welcome to EduTab. So we have started this initiative in which we will be covering the full component of PPB within 25 lectures. So this is going to be the 23rd lecture. पहले के जो भी lectures हैं वो सारे चैनल पे अवेलेबल हैं. सेम ऐसी सीरीज IENFS एंड AFM के लिए भी चैनल पे अवेलेबल है. सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोस. सो हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड EFT सिस्टम्स का, उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो हम आज डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ क्रैश कोर्स फॉर IENFS एग्जाम, जिसमें हम 10 डेज में पूरा कंपोनेंट कवर करवाएंगे. अभी 70% ऑफ अवेलेबल है, जिसके कारण अराउंड 700 में आपको वो कोर्स मिलेगा. इस कोर्स में पूरा कंपोनेंट कवर होगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज MCQs भी अवेलेबल रहेंगे एंड दिस कंपोनेंट विल बी कवर्ड बाय सुरेंद्र सर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद दी चैप्टर. तो आज हम बात करेंगे बैंक नेट की. तो बैंक नेट आने से पहले मास्टर कार्ड का इंटर बैंक नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता था और इंटर बैंक नेशनल ऑथराइजेशन सिस्टम होता था INS. इनको करके बनाया गया है बैंक नेट. तो पहले जो INET था, इंटर बैंक नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, ये डील करता था फंड ट्रांसफर से, और जो INS था ये डील करता था प्रोसेसिंग ऑफ कार्ड ऑथराइजेशन से. तो अब इनको कंबाइन करके 1997 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया बैंक नेट. बैंक नेट को ऑपरेट करता है मास्टर कार्ड, जो कि इनेबल करता है ऑथराइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो जितने भी मास्टर कार्ड के मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो डाटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, उन्हें एक फाइनेंशियल नेटवर्क में लाया गया है. जितने भी मास्टर कार्ड के मेंबर्स होंगे, जितने भी डाटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, उन्हें एक फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर ही लेके आया गया है. तो जो बैंक नेट है वो एक VPN के थ्रू, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करता है, जिसमें सारे नोड्स जाके कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो इस नेटवर्क में 1000 से ज़्यादा डाटा सेंटर्स हैं जो दुनिया में अलग अलग जगहों पे हैं. ठीक है, जो कि नेटवर्क के एंड पॉइंट्स की तरह काम करते हैं. जो बैंक नेट है इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, जो कि मास्टर कार्ड का है. जो वीज़ा है वो क्या यूज़ करता है, स्टार बेस्ड या हब एंड स्पोक मॉडल. हब एंड स्पोक मॉडल तो ऐसा होगा ना, इसी से सारे कनेक्टेड हैं. ठीक है, और इसमें जो डाटा सेंटर्स हैं वो बहुत कम हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, वीज़ा के केस में अगर एक भी डाटा सेंटर का नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है, एक भी डाटा सेंटर जो है वीज़ा नेटवर्क के अंदर वो फेल हो जाता है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपकी फेल हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन बैंक नेट ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्क का चांसेस कम है, क्योंकि अगर कोई डाटा सेंटर फेल हो भी जाता है तो इतने सारे और हमारे पास सेंटर्स हैं कि फंक्शनिंग जो है चलती रहेगी. बहुत कम ट्रांजैक्शंस पे इफेक्ट पड़ेगा बैंक नेट के अंदर जो मास्टर कार्ड का है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं NIC नेट की. NIC नेट जो है ये इंडियन है. इसे 1976 के अंदर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस्टेब्लिश किया था. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है. तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने क्या इस्टेब्लिश किया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किया. ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेशन वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और ये एक तरीके का वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये सिक्योर है थ्रू VPN एंड सिक्योर्ड वाईफाई सर्विसेज. VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये इंडिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है. लैन जो है वो छोटे एरिया को कवर करता है, वैन काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है. तो NIC नेट जो है इंडिया का सबसे बड़ा वैन है. तो जो इसको इस्टेब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो ICT सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नेंस का सपोर्ट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करनी है, G2G करनी है, B2B या फिर G2C या फिर G2E करनी है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करनी है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कौन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है.
ठीक है, इसका लिंकेज सबके साथ है, सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये लिंक है, और जो भी ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसे ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और अब तो इवन बेसिकली तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ही था, लेकिन अभी बैंक्स को भी अलाउ किया गया है निकनेट को यूज़ करना, ताकि basically for their email services. So banks in India have also been allowed connectivity to NICNET for email services. ठीक है, तो इंडिया में जो हम ई गवर्नेंस लाना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस ई गवर्नेंस जो हम लाना चाहते हैं उसमें इसका मेन इंस्ट्रूमेंटल रोल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आए वर्किंग में, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो, अच्छे से मैनेजमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर, उसमें भी निक का काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिर है आरबीआई नेट। आरबीआई नेट क्या है? एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग और फाइल ट्रांसफ़र अलाउ करता है एग्जिस्टिंग बैंक नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके, और इसके सर्वर्स कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं? चारों मेट्रो सिटीज़ के अंदर। फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। जो हमने स्विफ्ट नेटवर्क पढ़ा था, स्विफ्ट में क्या था? स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट से अलग चीज़ के लिए, और फ्री फॉर्मेट भी थे। तो आरबीआई नेट के अंदर फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग और फाइल ट्रांसफ़र की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ये बैंक नेट का जो मास्टर कार्ड वाला बैंक नेट है उसी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग की जा सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, जितना मर्जी लंबा मैसेज हो, फाइल ट्रांसफ़र करना है, डायल अप एक्सेस फैसिलिटेट करना है, वो सारा कुछ अवेलेबल रहता है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी इसमें अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो कोई भी डाटा का ट्रांसमिशन करना है, कमर्शियल बैंक्स ने रीजनल बैंक्स को, हमारे हेड ऑफिस को कुछ डेटा भेजना है, तो वो किसके थ्रू सिक्योरिटी रहती है? आरबीआई नेट के थ्रू एक फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग है जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बाय कमर्शियल बैंक्स टू रीजनल ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड फर्निशिंग कंसोलिडेटेड डेटा बाय द रीजनल ऑफिसेस ऑफ डीबीओडी टू सेंट्रल डीबीओडी। तो डेटा ट्रांसफर में भी ये आरबीआई नेट हेल्प करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक नेट एस्टैब्लिश्ड इन 1997 इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेटेड बाय। बैंक नेट को कौन ऑपरेट करता है? वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे या फिर एमएक्स? तो इसे ऑपरेट करता है मास्टर कार्ड। तो अब बात करते हैं इन्फीनेट की। इन्फीनेट जो है इसे इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का कम्युनिकेशन बैकबोन माना जाता है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में आपस में जो कम्युनिकेशन है उसके बैकबोन किसे माना जाता है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फीनेट को माना जाता है। ये एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप है, यानी कि इसकी सर्विसेज कौन अवेल कर सकता है? जो इसके मेंबर्स हैं, जिसमें कौन कौन आता है? आरबीआई आता है, मेंबर जो इसके बैंक्स बनते हैं वो आते हैं, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सिर्फ जो इस क्लोज्ड यूज़र ग्रुप में है, जो मेंबर्स हैं, वहीं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क प्लेटफॉर्म है नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए। जो भी इंटर बैंक काम होता है, जैसे नेफ्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, आरटीजीएस होती हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी इन्फीनेट है, ठीक है। इवन जो मेंबर बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई का ई कुबेर एक्सेस करना है, सीसीआईएल सिस्टम एक्सेस करना है, या और भी आरबीआई के मैंडेटेड सिस्टम्स एक्सेस करने हैं, तो इन्फीनेट वहाँ पे काम आता है। इसे मैनेज कौन करता है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्तास। तो ये जो IFTAS है ये इसे मैनेज करता है इन्फीनेट को, और IFTAS क्या है? एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। तो IFTAS को कौन ओन करता है? आरबीआई ओन करता है। ओनरशिप पूरी की पूरी आरबीआई की है। और ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी आरबीआई को चाहिए, बैंक्स को चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो भी IT की सर्विसेज चाहिए, वो IFTAS प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये सर्व करता है एज द बैकबोन ऑफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, एज द बैकबोन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड है फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल मैसेजिंग। जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में क्या था? स्विफ्ट था, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो इंटर बैंक फाइनेंशियल मैसेजिंग होनी है उसके लिए क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, यानी कि SFMS,
ठीक है, जो भी हमारा नेफ्ट है, आरटीजीएस है, जो हमारे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, उसमें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बैकबोन क्या है, एसएफएमएस। ठीक है, उसके बाद आते हैं इफ्तास आईएफटीएस पे। आईएफटीएस जो है ये सर्विस प्रोवाइडर भी है नेफ्ट के लिए, नेफ्ट की एप्लीकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आईएफटीएस है। आईएफटीएस जो है एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक बैंक्स को, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं दूसरी कंट्रीज के, उन्हें कोई टेक्नोलॉजी में, गवर्नेंस में, टूल्स में कोई भी एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए वो भी आईएफटीएस हेल्प करता है। ठीक है, आईएफटीएस को इस्टेब्लिश किया गया था 2015 के अंदर बाय आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसने इसे इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है फंडेड बाय आरबीआई। तो आईडीआरबीटी ने इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आईडीआरबीटी क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है फंडेड बाय आरबीआई। और ये आईएफटीएस को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ये रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आईएफटीएस को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेटअप किया गया है। इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे इसे सेटअप किया गया है, और कंपनी के सारे शेयर्स किसके हैं, आरबीआई के हैं। ठीक है, आईएफटीएस के सारे शेयर्स आरबीआई के हैं, और इन्फीनेट को कौन मैनेज करता है, आईएफटीएस। ठीक है, फिर बात आती है इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, ये एक सिस्टम है जो अलाउ करता है कंप्यूटर्स को कि वो डाटा, मैसेजेस और फाइल्स को आपस में एक्सचेंज कर सके। इंटरनेट बहुत पहले से है, पहले होता था ARPANET, ARPA नेट होता था, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च फैसिलिटीज़ के साथ मिलके इसे इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1989 के अंदर ये जो नेटवर्क्स हैं जो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए गए थे, इन्हें डिसमेंटल करके एनएसएफ नेट लाया गया। ARPA नेट वगैरह हटा के क्या लाया गया, एनएसएफ नेट लाया गया, जो कि नेटवर्क ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क है। ठीक है, और ये आम जनता को प्रोवाइड किया गया। पहले ARPANET सिर्फ डिफेंस वगैरह के लिए था, फिर एनएसएफ नेट लाया गया जो कि आम जनता के लिए भी अवेलेबल था, कि कनेक्टिविटी के लिए अवेलेबल था। उसके बाद फिर इंटरनेट आया। उसके बाद मेन अब जो है इंटरनेट वो आया है जिसमें बहुत सारे बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। कितने सारे बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जो कि ट्रैफिक कैरी करते हैं, हाई स्पीड पे डेटा कैरी करते हैं, और बहुत छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं वो फिर इस बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ एसोसिएटेड होता है और फिर एक इंटरनेट बनता है। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैकबोन नेटवर्क्स हैं, कितने सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, सबको मिला के नेटवर्क्स को क्या बनता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जो कि इंटरनेट है, जो कि आपको डेटा इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है, फाइल ट्रांसफर करनी है, हर एक में हेल्प करता है। ठीक है, तो कनेक्शन जो है होस्ट कंप्यूटर पे, आप कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हो, द कनेक्शन टू द होस्ट कंप्यूटर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज इस्टेब्लिश थ्रू द इंटरफेस प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, जैसे BSNL, रिलायंस का इंटरनेट लगवा लो, एयरटेल का इंटरनेट लगवा लो, टाटा कम्युनिकेशंस का लगवा लो। ठीक है, ये वो कंपनीज हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने आप को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से जोड़ना है, इंटरनेट से जोड़ना है, तो आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होगा, जो कि कंपनीज की फॉर्म में होता है। MTNL, BSNL, ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, अब इंडिया में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सीरियल लाइन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल अवेलेबल रहता है। अब अगर हमें इंटरनेट को ब्राउज करना है तो हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी आपका गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ये सब क्या है, ये वेब ब्राउज़र हैं जिनको आप यूज़ करके इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्फीनेट। इन्फीनेट इज मैनेज बाय IFTS, ये सही है। IFTS is the wholly owned subsidiary of RBI, ये भी बिल्कुल सही है। IFTS designs, deploys and provides essential IT related services required by RBI and banks and financial institutions। कहते हैं जो
IFTAS है, ये IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है RBI को, बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो ये बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, मुझे आपको कवर करवाना है सारा सिलेबस, सो हम वो कवर कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जितना मर्जी भी याद कर लो, बहुत सी चीज़ें जो नहीं इस टाइम पे समझ आएंगी या इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम जैसे जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IFTAS क्या है, इन्फिनेट क्या है, सिर्फ बेसिक याद कर लो, बेसिक याद कर लो कि क्या है। इन्फिनेट क्या है, कम्युनिकेशन बैकबोन माना जाता है। IFTAS क्या है, IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वेबसाइट्स एक्सेस करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपको जो मॉड्यूल C है उसे कवर करना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो हमें करनी नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, अगला देखते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड इज द ट्रांसमिशन ऑफ वाइड बैंडविड्थ डेटा ओवर अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है वाइड बैंडविड्थ डेटा का ओवर हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड जो है अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, DSL, केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस ब्रॉडबैंड भी होता है, ठीक है, सैटेलाइट एंड ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइंस भी होता है। तो मल्टीपल तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो वाईफाई भी एक टर्म होता है, ब्रॉडबैंड भी एक टर्म होता है। वाईफाई क्या करता है, आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है टू होम एंड बिजनेस नेटवर्क। वाईफाई जो है आपके होम या बिजनेस के नेटवर्क्स को डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। ब्रॉडबैंड क्या करता है, इन नेटवर्क्स को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। वाईफाई क्या कर रहा है, डिवाइसेस को होम या बिजनेस नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। ब्रॉडबैंड जो है इन नेटवर्क्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ब्रॉडबैंड है, वाइड बैंडविड्थ होती है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड बोला जाता है, ठीक है। सिंगल बैंडविड्थ होती है, एक वाइड बैंडविड्थ होती है, तो ये ब्रॉडबैंड के अंदर वाइड बैंडविड्थ डेटा जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस करवाता है, ठीक है। फिर आते हैं इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज जो है मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो, ठीक है, वो आप कैसे करोगे, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, इंटरनेट के थ्रू करोगे। आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, आप कैसे करोगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू करोगे। आपको वेब सर्विसेज चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ये सब आप कैसे करोगे, ये इंटरनेट के थ्रू आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हो। तो अगर हम टेलनेट देखें, टेलनेट टर्म लिखा था, टेलनेट का क्या मतलब होता है, टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक यूजर को अलाउ करता है, एक कंप्यूटर पे एक पर्सन है उसको अलाउ करता है कि वो दूसरे कंप्यूटर पे लॉग इन कर सके। दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क की हैं, ठीक है। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ यूजर ऑन वन कंप्यूटर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर दैट इज पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क, ठीक है। तो एक पर्सन एक कंप्यूटर पे है, वो दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क पे हैं, तो किसके थ्रू करेंगे, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे, जो क्या है, टेलनेट है, ठीक है। फिर होता है इंटरनेट टेलीफोनी और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को IP टेलीफोनी भी बोला जाता है। ये एक मेथड है एंड एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो वॉइस कम्युनिकेशन डिलीवरी में हेल्प करता है। मल्टीमीडिया सेशंस जो हम करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो हम मल्टीमीडिया सेशंस कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आपको हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क पे फाइल्स ट्रांसफर हो रही हैं सर्वर से क्लाइंट तक, किसके थ्रू हो रही हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे यहां से वहां तक फाइल ट्रांसफर होगी, वो कौन बता रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बताता है। फिर है इंटरनेट रिले चैट्स। इंटरनेट रिले चैट्स क्या होती हैं, ये आपको फोरम्स का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे यूजर्स जो हैं रियल टाइम में ऑनलाइन डिस्कशन करते, जो आप बैठ के चैटिंग करते हो ना ऑनलाइन, वो किसके थ्रू है, इंटरनेट रिले चैट्स। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। इंटरनेट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, तो हमें ऑनलाइन हम किसी भी फोरम पे जाके ऑनलाइन रियल टाइम में डिस्कशन कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वो किसके अंडर आता है, इंटरनेट रिले चैट्स के अंडर आता है। फिर है वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब www, कोई भी वेबसाइट के आगे क्या लिखा होता है, www, ठीक है। ये एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट रिलेटेड सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें एक साथ लिंक किया जाता है। Anyone wishing to put certain information on internet can do so by creating his own web page. अगर एक पर्सन कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर करना चाहता है, अपनी वेबसाइट बना के करना चाहता है, तो वेब पेज क्रिएट करके कर सकता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, NPCI, ठीक है। तो इसमें सबसे हम पहले बात करेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। जितनी भी आप स्कीम्स पढ़ते हो, UPI, IMPS वगैरह, इन्हें कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन इसे मैनेज कर रहा है, NPCI करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया में रिटेल पेमेंट्स के अंडर एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इन्होंने मिलके NPCI को इस्टेब्लिश किया था। NPCI के अभी 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, सिटी बैंक एंड HSBC। ये कोर प्रमोटर्स बैंक हैं NPCI के, ठीक है। तो NPCI का विजन क्या है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उन्हें कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी पेमेंट सर्विसेज मिल सकें, इजी तरीके से, फास्ट तरीके से, सिक्योर तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पेमेंट सर्विसेज मिल सके इंडिया के सारे सिटीजन्स को, ठीक है। तो NPCI डायरेक्टली किसको बेनिफिट करता है, अपने मेंबर्स बैंक को, एंड ओवरऑल किसको हेल्प करता है, आम जनता को भी उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसकी NPCI की वजह से हमारे पास IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, आप रियल टाइम में पेमेंट कर सकते हो। हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है। ये सारे किसके प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे NPCI के प्रोडक्ट्स हैं। तो NPCI चाहता है कि लेस कैश सोसाइटी बनाएं हम इंडिया को, कैश कम यूज़ करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा यूज़ करें। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स या सिस्टम हैं जिन्हें NPCI मैनेज कर रहा है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NACH, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, रुपे कार्ड्स, IMPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम, UPI, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत QR, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये सब कौन मैनेज कर रहा है, ये सब के सब NPCI मैनेज कर रहा है। तो ये लिस्ट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको एक ऑप्शन यही बन जाएगी कि इज इट मैनेज बाय NPCI, इज भीम मैनेज बाय NPCI, इज UPI मैनेज बाय NPCI। तो ये सबको कौन मैनेज कर रहा है, NPCI है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके अंडर ये सारी सर्विसेज मैनेज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फाइनेंशियल स्विच को। इसे कौन मैनेज कर रहा है, NPCI ही कर रहा है। ये एक नेटवर्क है शेयर्ड ATMs का। अब इंडिया में सारे ATMs जो हैं वो कनेक्टेड हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच का इसमें मेजर रोल है। तो एक नेटवर्क है ऑफ शेयर्ड ATMs, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच बोलते हैं। इसका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट भी IDRBT ने किया है 2004 के अंदर, ठीक है। इसका गोल क्या था कि सारे ATMs जो हैं इंडिया में वो इंटरकनेक्टेड हों। अभी आप देखो कि मेरा अकाउंट किसी भी बैंक में है, मैं कहीं भी किसी भी ATM से पैसा निकलवा सकती हूँ। तो ये इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड की है नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने। कन्वीनियंटली बैंकिंग हो सके उसके लिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच लाया गया है, और इसे बाद में IDRBT से टेक ओवर कर लिया था NPCI ने। NPCI तो बाद में आया है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच पहले आया है, लेकिन NPCI ने इसका वर्किंग सारा टेक ओवर कर लिया था IDRBT से, ठीक है। तो जनवरी 22 तक इसके 1203 मेंबर्स थे NFS नेटवर्क के, ठीक है, जिससे कि 2.5 लाख ATMs जो हैं इंडिया में आपस में कनेक्टेड हैं। और ग्लोबली जो ATM नेटवर्क्स है ना, उसके एट पार हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी काम करता है। तो बहुत सारी बेसिक सर्विसेज अवेलेबल है NFS की वजह से, जैसे कहीं से भी कैश विड्रॉल कर लो, कहीं पे भी बैलेंस इंक्वायरी कर लो, कहीं पे भी पिन चेंज कर लो, मिनी स्टेटमेंट करवा लो, कहीं आपको होम ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ATMs इस टाइम पे इंटरकनेक्टेड हैं। तो NFS जो है काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ATMs पे, कैश डिस्पेंसर मशीन्स पे, टू द कार्ड होल्डर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स बैंक। ऑब्वियसली वही ATMs इसके पार्ट होंगे NFS के जो मेंबर्स हैं,
ठीक है, तो कैश डिपॉजिट करवाना है, मोबाइल बैंक रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र, चेक बुक का रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, आधार नंबर सीडिंग, ये सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज जो हैं ये भी अवेलेबल करवाई गई हैं। ठीक है, फिर आता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH, इसे भी इंप्लीमेंट किसने किया है? NPCI ने। किसके लिए? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट, सबके लिए इंप्लीमेंट किया गया है। ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है कि जहां पे इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, रेपिटेटिव इन नेचर हैं, उनके लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यूज़ किया जाता है। अब सोचो कि एक बैंक है, उसके कितने हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबको पीरियोडिकली पेमेंट जानी है। ठीक है, रेपिटेटिव है, हर महीने पेमेंट जानी है, बल्क में पेमेंट्स जानी है, तो उसके लिए वो कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे? NACH का सिस्टम यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजैक्शंस। अब गवर्नमेंट को कितनी सारी पेंशन्स रिलीज करनी है, कंपनीज को कितने लाखों लोगों को डिविडेंड देना है। अगर मान लो मेरे पास शेयर है SBI का, तो SBI का जो शेयर है वो कितने लाखों शेयर्स है, अब हर शेयर के पीछे डिविडेंड देना है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? NACH का सिस्टम यूज करके। ठीक है, इवन जहां पे कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स करनी है, टेलीफोन के बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल, लोन्स की किस्तें लेनी है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन है, तो यहाँ पे जहां पे भी बल्क ट्रांजैक्शंस होती हैं वहां पे NACH सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो अब एक सिंगल सेट ऑफ ऑपरेटिंग एंड बिजनेस रूल्स आ जाता है NACH के थ्रू। प्रॉपर ओपन स्टैंडर्ड है, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो सारे पार्टिसिपेंट्स को सेम टाइम के बिजनेस रूल्स, सेम टाइम के टाइप के स्टैंडर्ड्स यूज करने होते हैं NACH के अंदर। ठीक है, तो आपको बस इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, जहां पे भी बल्क ट्रांजैक्शंस हैं, जहां पे कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स है या डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्सिडी देनी है, डिविडेंड देना है, सैलरीज देनी है ना, तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? वेब बेस्ड सोल्यूशन यूज करेंगे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का। ठीक है, NACH सिस्टम जो है वो आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस को भी सपोर्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। ठीक है, NACH का आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम भी है, जिसे NPCI ने ही डेवलप किया है, जिससे कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में हेल्प मिलती है। तो ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है क्या है? ये एक पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI ने इनेबल किया है, जो कि आधार नंबर को यूज करती है एज सेंट्रल की for electronically channelizing the government subsidies and benefits in the आधार enabled bank account। जो भी आधार enabled बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम बैंक, गवर्नमेंट जो क्या करेगी, सब्सिडीज चैनलाइज करेगी। ठीक है, तो इसमें आधार नंबर एक बेसिक चीज होती है। आधार इनेबल्ड जो बैंक अकाउंट्स हैं बेनिफिशियरीज के, उन तक सब्सिडीज वगैरह चैनलाइज कराने के लिए आधार का जो पेमेंट ब्रिज सिस्टम है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये एक पेमेंट सिस्टम है। एक तो इसमें आधार नंबर यूज होगा, आधार नंबर कौन इशू करता है? UIDAI। और एक IIN नंबर होगा, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इशूड बाय NPCI। तो बेनिफिशियरी की तरफ से क्या है? आधार नंबर है, और जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए क्या है? इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे NPCI यूज करता है। ठीक है, तो इससे एक सिस्टम क्रिएट होता है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, डेवलप्ड बाय NPCI। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज फॉर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज अंडर द DBT स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। ठीक है, आधार से लिंक्ड है उनके बैंक अकाउंट, और जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास है इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये पेमेंट सिस्टम आधार पे और IIN नंबर पे बेस्ड होता है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ठीक है, फिर है IMPS। IMPS क्या है? अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं रियल टाइम के अंदर, इंस्टेंटली, तो मेरे पास क्या है? IMPS अवेलेबल है। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है ये। मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप IMPS कर सकते हो, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ATM के थ्रू, इवन SMS के थ्रू भी IMPS किया जा सकता है। इसे भी NPCI ही मैनेज करता है, और IMPS एग्जिस्टिंग जो हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क है उसे ही यूज करता है।
ठीक है, IMPS सिस्टम में कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से बैंक्स जो हैं अपने कस्टमर्स को IMPS की सर्विसेज दे सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस हो, बैंकिंग लाइसेंस हो या फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस हो RBI के द्वारा, वो IMPS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IMPS के लिए गाइडलाइंस कहाँ से आई हैं हमारे पास, पेमेंट प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है IMPS के प्रोसीजर्स के लिए। ठीक है, तो मुझे अगर पेमेंट करना है 24/7 कभी भी, चाहे बैंक हॉलीडेज का दिन हो तो भी इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफर करना है तो IMPS को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक पर्सन अपना बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, मोबाइल के थ्रू भी किया जा सकता है इसे। ठीक है, सिर्फ किसी के पास किसी का मोबाइल नंबर हो उसे भी पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, RBI जो चाहता है ना कि जितनी भी रिटेल पेमेंट्स हो रही है उनका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो जाए, तो आप क्या करो, सिर्फ फोन आपने दबाया बटन और इधर से उधर पैसे चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर IMPS के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, एक तो भेजने वाला, रेमिटर जिसको मिलने हैं, बेनिफिशियरी और बैंक्स, ये 3 पार्टिसिपेंट होते हैं IMPS ट्रांजैक्शन में। तो मुझे अगर आपको पैसे भेजने हैं तो आई एम द पार्टिसिपेंट, यू आर द पार्टिसिपेंट, और जो बैंक होगा वो बीच में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी रेमिटर है, रिसीवर है, उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है फॉर द मोबाइल बैंकिंग सर्विस ऑफ द बैंक। ठीक है, तो उन्हें फिर एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर मिलता है MMID जो कि 7 डिजिट कोड का होता है, और MPIN मिलता है बैंक से। MPIN हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो फिर मोबाइल बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, हर MMID एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होता है। बहुत सारे MMIDs एक सेम मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस के लिए बैंक के पास रजिस्टर कराते हो तो आपको फिर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट कोड मिलता है, MPIN मिलता है बैंक से, या आप चेंज भी कर सकते हो, जो MPIN है आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो रेमिटर है उसने तो मोबाइल बैंकिंग ऑन कर रखी है, लेकिन जिसको पैसे भेजने हैं, ठीक है, बट द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी बैंक अकाउंट। आपने तो पेमेंट इधर से कर लिया, लेकिन सामने वाला जो है उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है इस बैंक के साथ, तो उस केस में क्या होगा, IMPS फंड ट्रांसफर फिर भी हो सकता है। कैसे, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर ले लो, IFS कोड ले लो, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर ले लो, तो इस तरीके से फिर भी ट्रांजैक्शन जो IMPS का हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो मेन फीचर्स क्या है इसके अंदर, एक तो इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर होते हैं 24/7, इवन बैंक हॉलीडेज पे भी IMPS के थ्रू पैसे भेजे जा सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा ये बैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप चाहे मोबाइल के थ्रू IMPS कर लो, इंटरनेट के थ्रू कर लो, ATM पे जाके कर लो, ब्रांच पे जाके कर लो, मल्टीपल तरीके से IMPS के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है सेंडर रिसीवर दोनों को ही कंफर्मेशन का SMS आ जाता है। ठीक है, तो अगर तो आपने IMPS इनिशिएट किया है अपने मोबाइल से, अगर आपने IMPS अपने मोबाइल से किया है तो ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, आपके मोबाइल नंबर और MPIN के थ्रू, आपका मोबाइल और MPIN यूज होगा ऑथेंटिकेशन के थ्रू। सेम IMPS जो है ATM और इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भी इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ATM के थ्रू IMPS कर रहे हो तो आपका कार्ड और ATM पिन लगेगा, आपका कार्ड और ATM पिन लगेगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू IMPS की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपकी यूजर ID, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगेगा। ठीक है, और IMPS के अंदर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, while initiating an IMPS transaction using either ATM or internet channel, mobile banking registration for a remitting customer is not mandatory. अगर आप IMPS ट्रांजैक्शन ATM से कर रहे हो या इंटरनेट से कर रहे हो तो मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन रेमिट करने वाले कस्टमर के लिए मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक है, सिमिलरली जो कस्टमर मनी रिसीव कर रहा है अकाउंट नंबर के थ्रू, IFS के थ्रू और आधार नंबर के थ्रू, वहां पे भी मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है।
ठीक है। एटीएम इंटरनेट चैनल के थ्रू अगर आईएमपीएस कर रहे हो तो भेजने वाले के मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, और रिसीव करने वाला अगर अकाउंट नंबर दे के आईएफएससी के थ्रू या आधार नंबर के थ्रू मनी रिसीव कर रहा है तो तब भी उसे मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। फिर आता है यूपीआई। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये, जो कि हमें पावर देता है कि मल्टीपल बैंक्स अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में मर्ज किया जा सके। ठीक है, दैट एम्पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। मेरा एक यूपीआई का जो ऐप है उसके अंदर ही मल्टीपल मेरे बैंक अकाउंट्स लिंक हो सकते हैं। कितने सारे मल्टीपल बैंकिंग फीचर्स जो हैं सिर्फ उस ऐप के थ्रू, यूपीआई के सिस्टम के थ्रू हो सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी मैं इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ, सारा साल कभी भी, 24 घंटे में कभी भी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, किसी भी बैंक का अकाउंट हो उसमें यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर हो सकता है। सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू पैसा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसमें पैसा रिसीव भी हो सकता है, पैसा भेजा भी जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, बिल्स पे किए जा सकते हैं। बिल स्प्लिट का ऑप्शन आता है कि अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में 2 लोग बाहर खाना खाने गए हैं तो वहाँ पे मैंने पे कर दिया, लेकिन बाद में मैं वो उसका स्प्लिट बिल का ऑप्शन यूज़ करके उससे भी पैसे मांग लूँगी कि 250 मेरे, 250 तुम्हारे, 500 का बिल था। ठीक है, इवन अगर कोई कंप्लेंट है वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू ही कस्टमर रेज कर सकता है। मुझे कोई यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, कोई ओवर द काउंटर कहीं दुकान पे जाके पेमेंट करनी है, कोई बारकोड स्कैन करके पेमेंट करनी है, सब कुछ यूपीआई के थ्रू हो सकता है। यूपीआई में मेन लोग कौन इन्वॉल्व हैं? बैंक अकाउंट होल्डर्स, मर्चेंट्स जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और एनपीसीआई। एनपीसीआई तो हर जगह पे है ही है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड विद द इशूअर बैंक फॉर एसएमएस अलर्ट मोबाइल अलर्ट्स। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल होगी कि जो मोबाइल नंबर है वो इशूअर बैंक के पास है, एसएमएस अलर्ट्स बैंक मेरे उसी नंबर पे भेज रहा है, वही नंबर फिर यूपीआई के लिए यूज होता है। तो चाहे आपको अपने आईफोन से यूपीआई चलाना हो, एंड्रॉयड से चलाना हो, दोनों पे ही अवेलेबल है। और यूपीआई पे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन होती हैं। मुझे पे रिक्वेस्ट भेजनी है, कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, दोनों ही, पेमेंट एक्सेप्ट करना और पेमेंट कलेक्ट करना दोनों ही हो सकता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है? मुझे अपना मोबाइल बैंक रजिस्टर कराना है, मुझे जो है अपना पिन चेंज करना है, मुझे ट्रांजैक्शन का स्टेटस जानना है, कोई क्वेरी रेज करनी है, ये सारा कुछ ही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी यूपीआई के थ्रू हो सकती हैं। ठीक है, तो पुश एंड पुल दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। पुश में क्या होता है? कस्टमर कैन सेंड मनी। पुल में क्या होता है? कस्टमर कैन रिसीव मनी, कि मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। कई बार यूपीआई में क्या होता है, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मनी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ये सामने वाला पर्सन 5,000 रुपये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें पुल मनी का है क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया है। तो जो मैं सेंड करूंगी आपको पैसे तो वो पुश ट्रांजैक्शन होती है। तो पुश एंड पुल दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस इसमें हो सकती है। यूपीआई में वर्चुअल आईडी के थ्रू पैसा भेजा जा सकता है, जो आपकी यूपीआई आईडी होती है। अकाउंट नंबर के थ्रू आईएफएससी कोड यूज करके भी ट्रांजैक्शन की जा सकती है, आधार नंबर यूज करके भी ट्रांजैक्शन की जा सकती है। सबको एक यूपीआई पिन अलॉट होता है, यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 4 से 6 डिजिट का पासकोड होता है, जो तब क्रिएट होता है जब आप फर्स्ट टाइम ऐप पे रजिस्टर करते हैं। तो यूपीआई पिन लगाना ज़रूरी होता है जब भी कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है आपको। ओके, अब आईएमपीएस से बेटर क्यों है यूपीआई कुछ कुछ मामलों में? ठीक है, इसमें पुल फंक्शनैलिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ कि आप मुझे पैसे भेजो, आईएमपीएस में सिर्फ आप भेज सकते हो, पुल फंक्शनैलिटी आईएमपीएस के अंदर नहीं होती है। ठीक है, मर्चेंट पेमेंट्स करना काफ़ी सिंपल है। आप अब किसी की यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर दो, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दो, ये सब आईएमपीएस में नहीं होता है। और एक ऐप ही है जिसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू। ठीक है, फिर आता है इसमें कुछ चेंजेस लेके आएगा यूपीआई 2.0। यूपीआई 2.0 के अंदर कुछ कुछ आपको चेंजेस लाके दिए गए। वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी। वन टाइम मैंडेट में हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं ना उबर से कहीं जा रही हूँ, ओके, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरी ट्रिप खत्म हो ना तभी मैं पेमेंट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, पहले ही मैंडेट दे दूंगी यूपीआई ऐप पे कि जैसे ही ये ट्रिप फिनिश होती है ये पेमेंट रिलीज कर दी जाए।
तो ये जो ऑप्शन है ये यूपीआई 2.0 के अंदर अलाउ किया गया है। प्री ऑथराइज कर दो यूपीआई ट्रांजैक्शन को, और जिस टाइम आपने वो सर्विस ले ली तब आप उसके लिए पे कर दो। तो आपकी उबर ओला के अंदर अब ये यूपीआई 2.0 के अंदर ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, पहले सिर्फ सेविंग्स और करंट अकाउंट यूपीआई के थ्रू यूज़ किए जा सकते थे, अब ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी यूज़ किया जा सकता है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये हैं, लेकिन मेरे को ट्रांजैक्शन करनी है 5,000 की, तो अब मुझे तो पैसे ज़्यादा चाहिए, तो इवन ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी यूज़ हो सकता है यूपीआई के अंदर। पहले अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद इनवॉइस इन द इनबॉक्स। पहले क्या होता था कि मैं इनवॉइस वेरीफाई नहीं कर पाती थी पे करने से पहले। अब यूपीआई 2.0 के थ्रू पे करने से पहले इनवॉइस को भी वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी आपका ये जो क्यूआर होता है ये साइंड क्यूआर है, आपकी ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट होती है, क्यूआर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है, कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होता है। तो यूपीआई 2.0 के अंदर ये मल्टीपल फीचर्स ऐड किए गए हैं। फिर बात करते हैं भीम ऐप की। भीम ऐप मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक ऐप है। भीम क्या है? भीम एक तरीके की ऐप है, और ये आपका यूपीआई क्या था, ये टर्म्स याद रखने हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ सिस्टम। ठीक है, ये एक सिस्टम है जो ये सब इनेबल कर रहा है। भीम क्या है? एक ऐप है। तो भीम यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हो आप। ठीक है, तो भीम जो है ये एक ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो एक यूजर को इनेबल करता है कि क्विकली सेफली पेमेंट की जा सके यूपीआई यूज करके। भीम क्या यूज कर रहा है? यूपीआई का इंटरफेस यूज कर रहा है क्विक पेमेंट्स के लिए। इंस्टेंट बैंक टू बैंक अगर पेमेंट्स करनी है, पेमेंट करनी है, कलेक्ट करनी है मनी, तो आप कर सकते हो। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अपने मोबाइल नंबर की, जो कि यूपीआई पे रजिस्टर्ड हो, आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो कि आपकी यूपीआई आईडी होती है, या फिर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। ये इनमें से कुछ भी आप यूज़ करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो इसमें आपको पैसा भेजना है, चाहे अकाउंट नंबर के थ्रू भेजो, चाहे आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू भेजो, आधार नंबर यूज़ करके भेजो, आप मनी सेंड भी कर सकते हैं, मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं भीम ऐप पे। उसके बाद आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कोई आपका ग्रीवेंस है उसके लिए भी आप भीम ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट रहता है। अराउंड 20 रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है इन द भीम ऐप। आपको अगर किसी यूजर को ब्लॉक करना है, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको कोई अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आप इस यूजर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल बैंक्स अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिंक हो सकते हैं। उसके बाद पेमेंट का रिमाइंडर भी आप डाल सकते हैं कि मुझे रिमाइंड करवा दिया जाए। पेमेंट्स को शेड्यूल कर सकते हो आप यूपीआई ऐप के अंदर। बिल को स्प्लिट भी किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप भीम ऐप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑटो पे का ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन रहता है कि जब भी आपका मोबाइल का बिल आए यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, अपने आप आपने ऑटो पे का ऑप्शन ऑन कर रखा है। आपकी हर महीने किस्तें जाती हैं, तो किस्तों के लिए आप ऑटो पे का ऑप्शन ऐड कर दो कि यूपीआई के थ्रू ऑटो पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूजर यूपीआई भीम के थ्रू 1 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन की 1 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। कितने भेज सकता है? 1 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड अ मैक्सिमम ऑफ रुपीस 1 लाख पर डे फॉर 1 बैंक अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन के भी 1 लाख रुपए भेज सकते हो, और एक बैंक अकाउंट से भी दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दिस लिमिट इज अवेलेबल पर बैंक अकाउंट लिंक्ड विद भीम। हर अकाउंट पे, एक भीम ऐप पे मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अकाउंट पे 1-1 लाख की लिमिट अवेलेबल है। फिर आता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम को भी आरबीआई ने कंसेप्चुलाइज किया है, ड्रिवन बाय एनपीसीआई। इसे भी एनपीसीआई ही मैनेज करता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे। तो भारत बिल पे क्या हो रहा है? मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें इंस्टेंट कंफर्मेशन आ जाती है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। इवन अगर आपको अपनी पेमेंट्स को लेके कोई कंप्लेंट करना है, वो भी यहाँ पे
अवेलेबल है। तो भारत बिल पे के थ्रू मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, गैस बिल, ब्रॉडबैंड बिल, मोबाइल बिल, वाटर बिल, डीटीएच बिल सब कुछ पे कर सकती हूँ भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो एक गिरो कमेटी बैठी थी, GIRO कमेटी बैठी थी, जो कि इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट स्टेटस को लेके बैठी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद 2015 में भारत बिल पेमेंट सिस्टम को लेके गाइडलाइंस जारी की गई। पहले पायलट लॉन्च किया गया, फिर भारत बिल पे ब्रांड बाद में लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो पेमेंट आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम में क्या क्या पेमेंट मोड यूज कर सकते हो। भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे मुझे कोई भी पेमेंट करनी है UPI के थ्रू, प्रीपेड कार्ड के थ्रू, कैश, नेफ्ट, IMPS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सभी पेमेंट मोड यूज हो सकते हैं। और पेमेंट चैनल क्या यूज हो सकते हैं, बैंक ब्रांच के थ्रू पेमेंट कर दी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कियोस्क, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इंटरनेट, ATM, एजेंट के थ्रू, ये सारे पेमेंट चैनल अवेलेबल हैं और ये सारे पेमेंट मोड अवेलेबल हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे। ठीक है, फिर बात आती है भारत QR की। भारत QR जो है पर्सन टू मर्चेंट मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, एक आप देखते हो ना कि आप नॉर्मली कहीं पे पेमेंट करने जाते हो, ये QR कोड बना होता है। तो भारत QR कोड जो है ये एक पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, म्यूचुअली डिराइव्ड अमंग द NPCI, वीजा एंड मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स। यूजर को कोई भी यूटिलिटी बिल पे करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो जो भी उसका भारत QR कोड होगा रजिस्टर्ड मर्चेंट लोकेशन पे, ठीक है, तो वो इस QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकता है। उसे कोई भी और क्रेडेंशियल शेयर करने की जरूरत नहीं है, ना सामने वाले को कोई क्रेडेंशियल शेयर करना है, ना आपको करना है कुछ भी। आपने सिर्फ उसका QR कोड लिया और आपने उस पर स्कैन करके पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक मोबाइल बैंकिंग ऐप होनी चाहिए। ठीक है, भारत QR वर्क्स एज एन ऑल्टरनेट पेमेंट ऑफ चैनल वेयर द कार्ड होल्डर हैज टू डाउनलोड हिज और हर बैंक्स भारत QR इनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो जो भी कार्ड होल्डर है, वीजा का कार्ड है, मास्टर कार्ड है आपके पास, आप जो भी आपका कार्ड होल्डर है उसे बैंक की ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, और आप मेरे पास मान लो ICICI है, मैंने ऐप डाउनलोड की, मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भरी, तो मुझे कहीं पे भी पेमेंट करनी है तो मैं वो उसी ऐप पे जाके QR कोड स्कैन करूंगी और पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये वाले जो QR कोड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं और यहाँ पे पुश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पुल बेस्ड नहीं है, पुश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स होती है इसके अंदर। और यहाँ पे एक एक्वायरर होगा, इश्वर होगा और एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन, ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं QR कोड पेमेंट सिस्टम के अंदर। एक्वायरर कौन है, जो मर्चेंट है, ठीक है, जिसका QR कोड होगा, जिसको आप पेमेंट करोगे। एक ईश्वर होगा, कंज्यूमर जो होगा, कंज्यूमर ऑनबोर्डिंग एंड कंज्यूमर मोबाइल ऐप सॉल्यूशंस। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन NPCI। तो ये वाला जो QR कोड होता है एक कॉमन इंटरऑपरेबल QR कोड है। ठीक है, पुश बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन है। NPCI ने इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स के साथ मिलकर स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं इन QR कोड के। ठीक है, कस्टमर जो हैं कैन पे through their card linked account, UPI ID, IFSC account, Aadhaar by scanning these QR codes via Bharat QR code enabled application और UI apps। तो apps पे जाओ, QR कोड देखो और पेमेंट कर दो। ठीक है, फिर आता है रूपे। रूपे क्या है, कार्ड पेमेंट स्कीम है। कार्ड, अभी हम क्या करते, ऐप वाले थे कि ऐप के थ्रू पेमेंट। रूपे कार्ड एक कार्ड होता है। ठीक है, इसे भी NPCI ने ही लॉन्च किया है। हमारे पास एक खुद का डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट स्कीम है। अब हमारा जो डेटा है वो भी इंटरनेशनली कहीं जाएगा नहीं। रुपे कार्ड है, इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुआ है, सब कुछ जो हमारा डेटा है इंडिया में ही सेव्ड रहेगा। मास्टर कार्ड, वीजा इंडियन कंपनीज तो नहीं है ना, तो यहाँ पे रुपे कार्ड जो हैं कार्ड पेमेंट स्कीम है, तो इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है। इवन डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ जो है, डेथ इंश्योरेंस, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सब कुछ इस रुपे कार्ड के साथ मल्टीपल ऑफर्स मिलते हैं। जैसे आपके HDFC कार्ड्स वगैरह, ICICI के साथ भी ऑफर्स अटैच्ड होते हैं, रुपे कार्ड के साथ भी ऑफर्स अवेलेबल रहते हैं। तो रुपे क्लासिक, रुपे प्लैटिनम, ठीक है, मल्टीपल टाइप के कार्ड्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं।
ठीक है, इसमें एक तो लो कॉस्ट है, इसकी जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है, तो जो भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो रही है पेमेंट की वो इंडिया में हो रही है, तो लो कॉस्ट रहती है। इंडिया का ही है कार्ड, तो इंडिया की नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स का इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहता है, इंडिया में ही रहता है। जो भी अभी तक अनटैप्ड अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट्स हैं कार्ड्स की मार्केट में, वहाँ पे रुपे पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है और अच्छे ज़्यादा हमारे टाइप के प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं रुपे कार्ड के थ्रू। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी है बिटवीन पेमेंट चैनल्स एंड प्रोडक्ट्स। तो एक इस तरीके से हमने इसको पोजीशन किया है कि मल्टीपल पेमेंट चैनल्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसके अंडर आते हैं। ओके, तो NPCI currently offers varied solutions across platforms including ATMs, mobile technology, checks, etc. and is extremely well placed in nurturing RuPay cards across these platforms. अब रुपे टोकनाइजेशन भी हुआ है। NPCI ना नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि टोकनाइजेशन। इससे क्या होता है कि अब जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो अपने फोन्स यूज कर सकते हैं कार्ड पेमेंट्स करने के लिए, उन्हें कार्ड डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कार्ड है उसका टोकनाइजेशन हो जाता है, आपका जितनी बारी भी आप पेमेंट करोगे उतनी बारी भी आपका कार्ड का डिटेल्स, आपको अमेजॉन मिंत्रा के थ्रू पेमेंट करनी है तो कार्ड की डिटेल्स नहीं इधर से उधर जाती हैं, सिर्फ एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, वही यूज होता है। मिंत्रा आपका अकाउंट डिटेल्स नहीं फॉरवर्ड करेगा, वो नहीं सेव करेगा, टोकन नंबर जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर एक चीज आती है भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे। भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे जो है एक ई कॉमर्स सिस्टम है जो हमारा जो करंट ई कॉमर्स एक्सपीरियंस है रुपे का उसे इनहेंस कर सके। ठीक है, जो भी हम ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें इन्हांस करने के लिए हमारा एक्सपीरियंस भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे, एक पेमेंट गेटवे लाया गया है। ठीक है, बिना सिक्योरिटी और रिस्क को कॉम्प्रोमाइज किए पेमेंट्स की जा सकती हैं। फिर है रुपे सिक्योर। रुपे डेबिट कार्ड्स जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज हो सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्या यूज हो रहा है, एक ई कॉमर्स सोल्यूशन रुपे सिक्योर। रुपे पे सिक्योर जो है एक सोल्यूशन है जिसके पास भी रुपे का कार्ड्स है, वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, रिजर्वेशन करानी है, बुकिंग करानी है, शॉपिंग करनी है, बिल्स पे करने हैं, सिक्योर्ड मैनर में कर सकता है। रुपे का पेमेंट्स रुपे पे सिक्योर के थ्रू होगा। इसे रुपे कार्ड को आप ATM वगैरह पे जाके भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, लेकिन रुपे पे सिक्योर में एडिशनल सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है। एक ऑनलाइन सोल्यूशन है ये। गूगल पे तो एंड्रॉयड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है कि आप गूगल की एक ऐप है गूगल पे, एक तरीके का डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट्स लिंक कर देते हो और पेमेंट वगैरह करने में यूज़ होता है ये। ठीक है, गूगल प्ले से आप डाउनलोड करते हो गूगल पे और आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे यूजेस नियर फील्ड कम्युनिकेशन टू इंटरेक्ट विद द पेमेंट टर्मिनल्स एंड्रॉयड डिवाइसेस पे। गूगल पे तो जो हम आम रोज़ यूज़ करते ही हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स की हम बात करेंगे। डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन प्रोग्राम है जो ये बात करता है कि हमें 2030 तक इंडिया की जो सोसाइटी है उसको डिजिटली एम्पावर करना है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। तो विजन क्या है डिजिटल इंडिया की, कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उन्हें एक्सेस मिले गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का, सारे लोगों को गवर्नमेंट की सर्विसेज का जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का एक्सेस मिले। हमारा जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो तगड़ा हो, बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, इंडिया जो है ज़्यादा टेक सेवी बन जाए। ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। हमने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी की तरफ। तो हमें इसमें क्या करना चाहते हैं, एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह इंटरनेट वगैरह अवेलेबल हो, हर जो इंसान है उसे डिजिटल नॉलेज हो, जो लोग हैं वो हर चीज़ को एक्सेस कर सकें, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उन्हें ऑन डिमांड मिल सके ऑनलाइन। तो डिजिटली सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इधर उधर जाके धक्के ना खाने पड़े। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन फॉर्म भर दो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो,
तो इवन आपका डिजी लॉकर ऐप आ गई है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन पे ही हैं। तो सब कुछ हमें डिजिटाइज करना है और सारी सर्विसेज सरकारी जो हैं वो भी आम जनता तक पहुंच सकें। और कैसे पहुंच सकती हैं? लोगों को एम्पावर करके, सब कुछ डिजिटली अवेलेबल करवा के। ठीक है, तो इसके अंदर एक अब चीज़ आती है आधार कार्ड। आधार क्या होता है? आपका एक 12 डिजिट का नंबर होता है जो कभी भी 0 और 1 से स्टार्ट नहीं होता है। आधार नंबर कभी भी 0 और 1 से स्टार्ट नहीं होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूआईडीएआई। इंडिया के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स को एक यूआईडीएआई नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये एक रैंडम नंबर होता है, कोई भी इसमें कोई टेक्निक नहीं लगती है। ठीक है, तो जो भी पर्सन इसमें एनरोल करवाना चाहता है वो मिनिमल अपनी इन्फॉर्मेशन दे के, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दे के इसे जो है एनरोल करवा सकता है। इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते क्योंकि आपका बायोमेट्रिक जो है वो एक बार लग जाता है तो फिर आप दोबारा से नकली कार्ड नहीं बनवा सकते हो। तो बहुत सारी हमारी ऐसी सर्विसेज है जिसमें सिर्फ आधार कार्ड आप यूज़ करके आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में आपको क्या हेल्प कर रहा है? आधार नंबर आपका। तो पेपर में पूछा जाए कि कितने नंबर का होता है, तो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। इसे कौन प्रोवाइड करवाता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है हमारे पास डिजिटल के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये एक स्कीम थी कि सारे इंडिया को हमने फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। जिनका भी बैंक अकाउंट नहीं है उनका बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो अगस्त 28, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इनिशिएटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि जितने भी वल्नरेबल, डिसएडवांटेज लोग हैं उनके अकाउंट खोलो, ताकि फिर बेनिफिट भी उनके सीधा अकाउंट में ही आएगा। तो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए ब्रांचेस और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स दोनों की ही सर्विसेज लो। प्रधानमंत्री जन धन योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें अर्बन एरियाज भी आते थे, रूरल एरियाज भी आते थे। तो जो भी इसके अंदर अकाउंट खोलता है उसे फिर एक हमारा इंडिया का डेबिट कार्ड मिलता है, रुपे कार्ड मिलता है। जो भी जन धन योजना के अंडर अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी मिनिमम बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है जन धन योजना के अंडर। इसके साथ ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। पहले 1 लाख का मिलता था, अब जिनके अकाउंट 28/8/2018 के बाद खुले हैं उन्हें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है विद द रुपे कार्ड इशूड। रुपे कार्ड इशू किया जाता है तो उसके साथ ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है अब 2 लाख रुपए का। इवन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है एलिजिबल लोगों को 10,000 तक की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स के अंदर ही आपका जो भी आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देना है, ठीक है, तो वो सब भी इन अकाउंट्स के अंदर आ सकता है। तो ये अकाउंट्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भी एलिजिबल हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए भी एलिजिबल हैं, अटल पेंशन योजना के लिए भी एलिजिबल हैं, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट्स हैं। ठीक है, फिर आता है जैम ट्रिनिटी किसको बोलते हैं? जन धन, आधार, मोबाइल। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इन तीनों को यूज करके जो डायरेक्टली पेमेंट करती है, गरीब लोगों को सब्सिडीज देती है, वो फुल प्रूफ तरीके से दे सके। तो आधार नंबर अगर होगा सरकार के पास तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगी, आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जनधन अकाउंट्स होंगे तो इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू ही पैसा जाएगा। ठीक है, और मोबाइल फोन्स जो हैं उन पे भी मैसेज वगैरह आ जाएगा, सारा जो भी एक्सेस है वो सब कुछ मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो जाएगा। तो ये जैम को यूज़ करके एक लेजिटिमेट डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि यही बेनिफिशरीज हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उन्हें टारगेट करने में जैम ट्रिनिटी यूज़ कर सकती है। अगर देखो पैसा एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे जाके लोगों तक कितना सारा तो करप्शन में ही खत्म हो जाएगा। तो जब आप सीधा पैसा, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड है और वो लिंक्ड है जनधन अकाउंट से, तो आप डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, तो बीच में मिडिल मैन सारे हटा दिए सरकार ने। ठीक है, जैम को यूज करके। फिर है डिजी धन अभियान। ये एक अभियान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था, और ये प्रमोट करता है कैशलेस ट्रांजैक्शंस को। कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए अभियान चलाया गया था, डिजी अभियान चलाया गया था। ठीक है, और इसमें लोगों को बोला कि तुम इनेबल हो, सारे सिटीजन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ किया जाए। ठीक है, और एक डिजी धन अभियान
इसके अंडर एक फ्री एयर चैनल डिजिशाला भी चलाया गया। डिजी धन अभियान के अंदर डिजिशाला नाम का भी एक फ्री एयर चैनल भी चलाया गया कि टीवी पे एक चैनल आएगा डिजिशाला, जिसमें कि रूरल सेमी अर्बन एरियाज में लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जागरूक करवाया जाएगा। उसके लिए क्या है हमारे पास, डिजिशाला। ओके, फिर एक आता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर मैंने पर्सनली भी बहुत बार यूज़ किया है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऐप पे सेव कर लेते हो। ठीक है, आपको डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाना है, आधार नंबर वो मांगते हैं आपका। ठीक है, तो आपका अकाउंट बन जाता है डिजी लॉकर पे। तो मैं क्या करूँगी, मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर डाउनलोड करना है तो मैं अपनी उस पर वेब जाके डिजी लॉकर की ऐप पे, तो जो भी मेरा ट्रांसपोर्ट वाली जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू फिर मैं अपनी सारी डिटेल्स भर के डिजी लॉकर के अंदर मेरा फिर लाइसेंस भी आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे अपने मार्कशीट्स, कॉलेज के मार्कशीट्स, आईडी प्रूफ्स वगैरह डिजिटल फॉर्म में सेव करने हैं। मैं कहाँ पे सेव करूँगी, डिजी लॉकर में सेव करूँगी। एंड्रॉयड, आईफोन सब पे ये अवेलेबल है। कहीं पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। इवन आपको पुलिस पकड़ती है चालान काटने के लिए, आप अपना जो भी लाइसेंस है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप डिजी लॉकर पे दिखा दोगे तो उसे ऑथेंटिक ही माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकते कि फिजिकल कॉपी दिखाओ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इशूअर्स ही इशू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वही आपका पैन कार्ड आपको भेजेगा डिजी लॉकर पे थ्रू। सीबीएसई ही आपकी 10th + 2 की मार्कशीट भेजेगा। ठीक है, जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की वहीं से डायरेक्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होके आता है। ठीक है, और आपको एक बिल्ट इन क्लाउड स्टोरेज मिलती है डिजी लॉकर में, जो कि आपके आधार नंबर के साथ लिंक्ड होती। तो क्लाउड स्पेस होता है जिसपे आपका ये सारा डॉक्यूमेंट सिक्योरली सेफ होते हैं। इवन आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स शेयर भी कर सकते हो डिजी लॉकर यूज करके। ठीक है, फिर है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, BBNL। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था अंडर द कंपनीज एक्ट। इसकी कैपिटल ऑथराइज्ड है 1000 करोड़। इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इसे बोला गया कि तुम इंडिया में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN इस्टेब्लिश करो। ठीक है, तो जगह जगह फाइबर की वो लाइनें बिछाई जा रही हैं, जो गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन तक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट लाया जा रहा है। तो ये काम किसको जिम्मा सौंपा गया है, BBNL को। बहुत बार इनकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड होती रही है। बहुत साल पहले ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए था ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का और इंटरनेट प्रोवाइड करने का, लेकिन ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, फिर है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी सरकार ने काम किए हुए हैं डिजिटल इंडिया प्रमोट करने के लिए और डिजिटल सिक्योर बनाने के लिए इंडिया को। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कहता है कि हमें कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, नई एप्लीकेशंस डेवलप करनी है। तो ये पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है। 2015 में मोदी जी ने इसे अनाउंस किया था। ठीक है, कि जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसके अंदर इंडिया तरक्की कर सके, इंडिया का IT सेक्टर स्ट्रेंथन हो, हम इन एरियाज में लीडरशिप रोल ले अपना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम डेवलप कर सके कैपेबिलिटीज, उसके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाया गया कि नई नई एप्लीकेशंस बनाओ, नई नई चीज़ें इनोवेट करो। तो उसके लिए इसे बनाया गया है। सर्ट इन क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सर्ट इन। ये ऑफिस है विद इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नोडल एजेंसीज है साइबर सिक्योरिटी के लिए, हैकिंग फिशिंग वगैरह ना हो तो सिक्योरिटी के लिए कौन है हमारे पास, सर्ट इन है। ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इंडिया का जो इंटरनेट डोमेन है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी कुछ भी हादसा हो जाए, हैकिंग हो जाए बड़े लेवल की, उसे प्रिवेंट करना है। अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो वो सर्टेन करता है। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर दी सेक्शन 70B ऑफ द इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। ये साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारी नोडल एजेंसीज है। तो साइबर इंसिडेंट कहाँ हुए, कितने हुए, उनको लेके एनालिसिस करना, डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, फॉरकास्टिंग करना, अलर्ट जारी करना, साइबर सिक्योरिटी को लेके रिस्पॉन्स करना, ये सारा कुछ, एडवाइजरीज जारी करना। कई बार आप देखोगे आपके फ़ोन पे मैसेजेस आए होते हैं, इनके सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह जारी होते हैं, वो सर्ट इन करता है। साइबर सिक्योरिटी का काम सर्ट इन करता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स अरेंज्ड इन अ स्क्वायर ग्रिड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विच कैन बी रेड बाय एन इमेजिंग डिवाइस सच एज कैमरा।
कितने सारे ऐसे ऐसे स्क्वायर्स मिलके क्या बनता है आपका अलग अलग डिजाइन, QR कोड बनता है, ठीक है। सो द आंसर इज QR कोड विच कैन बी रेड बाय एन इमेजिंग डिवाइस सच एज कैमरा से स्कैन करते हो ना QR कोड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को लेके क्या करेक्ट है? फंड्स कैन बी इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड, सही। इट इज अवेलेबल 24/7 ऑन ऑल डेज एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज है, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। इट इज अ चैनल इंडिपेंडेंट एंड कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम ब्रांच, मोबाइल, इंटरनेट, ATM चैनल्स। किसी भी चैनल के थ्रू, ब्रांच के थ्रू IMPS कर लो, बैंक ब्रांच के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कर लो, कर सकते हैं। तो 1 और 3 इसमें करेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? पुल पेमेंट्स वेयर द पेई इनिशिएट्स द ट्रांजैक्शन एंड कंट्रोल्स द पेमेंट। पुल एंड पुश, पुल में क्या है, जिसको पैसा मिलना है वही इनिशिएट करता है कि तुम मुझे पैसा दो, ये भी बिल्कुल सही है। पुश में क्या होता है, पेयर, जिसने पे करना है वो इनिशिएट करता है। मैं अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रही हूँ आपको पे करने के लिए, तो वो पुश पेमेंट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 और 2। NPCI इसमें से क्या क्या मैनेज करता है? NFS करता है, NACH करता है, IMPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इन सबको ही NPCI ही मैनेज करता है। सो D इज द करेक्ट आंसर। अगला है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अगेंस्ट? इट एम्स टू एक्सपैंड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू ब्रांचेस एंड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यस। इट कवर्स ओनली रूरल एरियाज। नो, अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज कवर होते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, बिल्कुल सही। सो B इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन भीम ऐप? भीम ऐप में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, किसी को ब्लॉक करना है कर सकते हो, IPO के लिए अप्लाई करना है कर सकते हो, बिल स्प्लिट करना है कर सकते हो। तो सारी की सारी ऑप्शंस भीम ऐप पे अवेलेबल हैं। अब दो हमारे होमवर्क क्वेश्चन होंगे। डैश इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ATMs इन इंडिया। शेयर्ड ATMs का नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ये हमने सबसे स्टार्टिंग में किया है। उसके बाद है जैम ट्रिनिटी में A का क्या मतलब है? ऐप, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, डैश इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इज टास्क्ड विद डेवलपिंग इंडियाज नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को तारें बिछानी है, ऑप्टिकल फाइबर की, सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना है, कौन करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।